हेलो दोस्तों, मैं निशांत पुनः आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल एकेडमिक सक्सेस विद निशांत में। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि किस प्रकार से यूजीसी नेट की एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए हम लोगों को कौन कौन सा क्राइटेरिया फुलफ़िल करना पड़ता है, उसका क्या एलिजिबिलिटीज़ है और किस प्रकार से एनटीए जो है पहले के तुलना में जो सीबीएसई एग्ज़ाम कंडक्ट करती थी उसके तुलना में ये किस तरह से नियम कानून में बदलाव लाई है, जिससे बहुत सारे स्टूडेंट को हताशा और निराशा हुई है। तो सबसे पहले आइए हम लोग देखते हैं कि जो यहाँ पे है कि यूजीसी नेट जेआरएफ जो है इसका एज लिमिट क्या है और ये एग्ज़ाम एक्चुअली में है क्या। तो हम लोग जानते हैं कि जो यूजीसी है, जो सारे कॉलेज और जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे वो प्राइवेट हो या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हो या स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हो, तो इन सभी जगह पे जो भी टीचर जो भी रिक्रूट होंगे, जो भी पढ़ाएंगे, उन लोगों को एक मिनिमम क्वालिफ़िकेशन चाहिए। और उस क्वालिफ़िकेशन को जो है नियम उस क्वालिफ़िकेशन के नियम को यूजीसी निर्धारित करती है। और फिलहाल एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करने का अधिकार दिया गया है कि जितने भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जो लोग पढ़ाना चाहते हैं उन लोगों को नेट जो है कंपलसरी होगा। और हम लोग ये जानते हैं कि यूजीसी ने 2021 में जो है वो नियम ये लाया था कि जो नेट लोग क्वालिफाई करेंगे वही अब पीएचडी में जो है वो एडमिशन ले पाएंगे। और इसके लिए गाइडलाइन भी सारे यूनिवर्सिटीज़ में बहुत जल्द ही पहुंचने वाली है। तो आप समझ सकते हैं कि नेट की कितनी ज़्यादा वरीयता कर दी गई है। हाँ, ये चीज़ ध्यान में रखने योग्य है कि 2018 में जो नियमावली थी उस नियमावली में पीएचडी को लेके जो वैल्यू है वो 30 नंबर है पीएचडी पे, और वही नेट जेआरएफ पे जो है नेट प्लस जेआरएफ पे जो है वो आपका जो है वो 7 नंबर है। और वहीं जो सिर्फ है नेट पे उस पे है 5 नंबर। और सेट जो लोग निकालेंगे उसके लिए है 3 नंबर। तो देख सकते हैं कितना बड़ा अंतर है 30 नंबर, 7 नंबर, 5 और 3 के बीच में। तो ये जो वेरिएशन आप लोग को देखने के लिए मिल रहा है, पीएचडी को इतनी वरीयता दी गई है। तो अब पीएचडी तो 2000 जो 23 से है उसको कंपलसरी माना जाएगा, 23 से लागू हो जाएगा सारे एकेडमिक में। परंतु हमारे लिए नेट इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि अगर हम ये चाहते हैं कि जो हम हमारा जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट में भी हम अपना कुछ कैरियर बनाएं, आगे बढ़े, जिस तरह से अगर चाहें कि प्रोफेशनल राइटर बने या फिर रिसर्च करें, तो जेआरएफ इसमें काफ़ी मदद करता है। जूनियर हेलो दोस्तों, मैं निशांत पुनः आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल एकेडमिक सक्सेस विद। तो हम लोग ये जानते हैं कि इंडिया में जो एग्ज़ाम फ़िलहाल जो जो भी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के हिसाब से जो है गवर्निंग बॉडी भी चेंज होती रहती है। जैसे कि यूपीए के गवर्नमेंट के काल में देखें तो सीबीएसई पहले यूजीसी एग्ज़ाम कंडक्ट करती थी 2011-12 तक। और 12 से सीबीएसई ने एग्ज़ाम कंडक्ट करना सीबीएसई ने एग्ज़ाम कंडक्ट करना शुरू किया। और 2018 के बाद से जो है वो एनटीए एग्ज़ाम कंडक्ट कर रही है। तो इसमें काफ़ी सारा बदलाव आया है, जहाँ पे आप लोग को ये देखने को मिलेगा कि पहले ये नियम कानून था कि जो लोग भी अपीयर हो रहे हैं उसके 6% लोग जो है वो नेट क्वालिफाई करेंगे। और जेआरएफ के लिए 3% के आसपास था। तो उसकी संख्या भी अब ये एक ऐसा नियम है जिसका पालन जो है नहीं किया जा रहा है फ़िलहाल, जो कि काफ़ी दुखद बात है। हम लोग ये जानते हैं फ़िलहाल कि जो इस साल जो भी 2021 में जो अपीयरेंस था वो लगभग जो है वो 49,000 के आसपास था टोटल कैंडिडेट का। और उसमें क्वालिफाई लोग हुए 2400 के आसपास। और उसमें जो है जेआरएफ के लिए जो है 500 लोगों के आसपास जो है क्वालिफिकेशन हुआ था। तो एग्जैक्ट डाटा के साथ मैं आऊँगा अगले कभी दूसरे क्लासेज में। लेकिन फ़िलहाल हम लोग के लिए इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये बात जानना कि इंडिया में फ़िलहाल 2021 में लगभग 99,000 लोगों ने नेट जेआरएफ हिस्ट्री सब्जेक्ट से अप्लाई किया था। उसमें मात्र 49,000 लोग ही अपीयर हुए थे और उसमें 23 या 2400 के आसपास लोग जो है क्वालिफाई किए थे। तो आप देखिएगा कैलकुलेशन करके जो निकालिएगा तो वो 6% से भी कम आपको मिलेगा, जबकि ये कहा गया था कि 12% लोगों को जो है वो पास कराया जाएगा। चूँकि एग्ज़ाम पहले यूपीए के काल में हर 6 महीने पे होती थी, परंतु इस एनडीए गवर्नमेंट के अंतर्गत जो है वो साल डेढ़ साल तक भी जो है लग जा रहा है। और उसके बावजूद भी जो है कहीं भी ईमानदारी नहीं बरती जा रही है। तो बहुत अपने आप में धोखा है सारे स्टूडेंट लोग के साथ और चीटिंग है। और जो कि बहुत जल्द ही सभी लोग संगठित होकर अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं और उसमें मेरा भी योगदान रहेगा। तो फिलहाल तो अभी
अभी हम लोग के लिए ये जानना ज़रूरी है कि यूजीसी नेट का क्या क्वालिफ़िकेशन है। और क्वालिफ़िकेशन यही है कि आपको जो है पोस्ट ग्रेजुएट होना होगा कोई भी एक सब्जेक्ट में। फ़िलहाल 84 सब्जेक्ट है, 84 सब्जेक्ट जिसमें एनटीए जो है वो एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, उसमें से सब में आपको मिनिमम जो है वो 55% मार्क्स होना चाहिए। और अगर जनरल एससी एसटी ओबीसी अगर जनरल से हैं तो मोर देन 55%, और उससे अगर दूसरे कैटेगरी में है तो 50% टू 50% आपको होना चाहिए मिनिमम। तो ये चीज़ है, और उसके बाद ही हम लोग एलिजिबल हो पाएंगे। तो प्रयास, अगर जो लोग पीजी कर रहे हैं उनके लिए प्रयास होना चाहिए कि जो भी मार्क्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम मार्क्स उठा सके पीजी में, ताकि जो अगर बाद में लेक्चरशिप के लिए वो प्रयास करेंगे तो अगर वो अपीयर होना चाहेंगे तो उनके लिए जो है एकेडमिक जो है उनका एकेडमिक मार्क जो है वो काफ़ी अहम भूमिका निभाएगा। तो एपीआई जो एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर है वो जो है वो आपका 2018 नियमावली के तहत ये कहती है कि जो भी बीए का मार्क्स है या बीएससी बैचलर डिग्री में जो भी आपका सब्जेक्ट था उसका, प्लस बीएससी के अलावा जो है आपका बीएससी या बीए जो भी होगा आपका, फिर आपका पीजी का मार्क्स प्लस पीएचडी, और जो आपका एनटीए नेट वाला होगा मार्क्स, ये सारे एग्जाम मार्क्स को जो है वो काउंट किया जाता है। तो इसके मार्क्स को काउंट नहीं किया जाता है। नेट में आपका टोटल मार्क्स क्या आया था, चाहे मार्क्स आपको जो भी हो, परंतु नेट सिर्फ अगर क्वालिफाई हैं तो आपको 5 मार्क्स है, और नेट प्लस जेआरएफ हैं तो 7 मार्क्स है। तो एकेडमिक दृष्टिकोण से देखा जाए या फिर कैरियर बनाने के दृष्टिकोण से कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में, तो हम लोग को जो है 7 मार्क्स लाना बहुत ही आवश्यक है। और ये जो है सो सेट अगर कोई क्वालिफाई होते हैं स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो उसमें जो है वो 3 मार्क्स ही हैं। तो देख सकते हैं कितना कैसे गैप हो रहा है 7, 5 और 3 का। तो एज इसमें यही है कि जो 2021 तक नियम था कि 31 साल तक जो भी लोग हुए हैं वो जेआरएफ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जूनियर रिसर्च फेलो के लिए। और उनका जो भी सर्टिफिकेट मिलेगा जिस दिन रिजल्ट पब्लिश होगा जेआरएफ का, उसके 2 साल के अंतर्गत अगर उन्होंने पीजी क्वालिफाई नहीं किया, अगर मान के चलिए कोई पीजी लास्ट सेमेस्टर में है और एग्ज़ाम के लिए अपियर हो रहे हैं, तो उनको अगर नेट निकाल लेते हैं वो, और जिस दिन रिजल्ट आता है नेट का, तो उसके 2 साल के अंदर ही उनको जो है पीजी क्वालिफाई करना होगा। और पीजी क्वालिफाई करके अगर वो कहीं पीएचडी में एडमिशन कराते हैं तभी उनको जेआरएफ का पैसा मिलेगा। तो जेआरएफ के लिए अच्छी खासी रकम है, और जब तक जेआरएफ आपका होता नहीं है तब तक आपको पैसा मिलता रहेगा सरकार से। तो वो 5 साल तक के लिए भी चल सकता है। और अभी तो फ़िलहाल किसी किसी यूनिवर्सिटी में 4 साल ही मैक्सिमम है, कहीं कहीं पे 5 साल है। तो जिसे से जूनियर रिसर्च फेलो अगर आप पीएचडी कर रहे हैं और 4 साल में भी कंप्लीट नहीं होता है तो आपको एसआरएफ मिलने लगता है सीनियर रिसर्च फेलो का। तो खैर वो चीज़ तो बात की है, लेकिन हम लोग के लिए यही है कि जो अटैम्प्ट है उसमें में अगर नेट निकालना है अगर आपको, तो इसके लिए एज कोई बाधा नहीं है। 55 ईयर्स तक है एज लिमिट नेट के लिए। और वहीं जो है कैरियर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आप एक अच्छे जो है राइटर बन सकते हैं अपने क्षेत्र में, या फिर अगर आप रिसर्च करना चाहें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत सारे स्पॉन्सरशिप होते हैं, या फिर डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस है, ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसमें आपके सब्जेक्ट के हिसाब से जो है वहाँ पे करियर बनाने का मौका मिल सकता है। हिस्ट्री के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे है, या फिर जो आर्ट्स का क्षेत्र है, फाइन आर्ट्स का क्षेत्र है, या फिर अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में देखा जाए तो वहाँ पे भी बहुत सारा स्कोप बनता है। और अगर फॉर्म की बात की जाए तो कोरोना काल के दौरान जो है कहीं फिक्स नहीं हुआ है कि फॉर्म कब आएगा, काफ़ी निरंतरता देखने को मिली है। परंतु ये उम्मीद कर सकते हैं अब कि चूँकि कोरोना काल समाप्त हो गया है तो जो एग्जामिनेशन हर 6 महीने पे यानी कि जून और दिसंबर का जो सेशन था वो सेशन जो है अपने आप में वापस फिर प्रारंभ हो जाएगा। तो इसी हिसाब से जो है हम लोग को तैयारी रखना चाहिए। और उसके लिए कौन कौन सी किताबें हैं नेट निकालने के लिए वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। और क्वालिफाइंग मार्क्स यही है कि फ़िलहाल 40% 2 पेपर होंगे। एक 50 क्वेश्चन पेपर फर्स्ट जिसमें जनरल स्टडीज़ हैं, और दूसरे जो है जिसमें आपको अपना पेपर होगा 100 मार्क्स का। तो टोटल 150 मार्क्स है, और उसमें से हर पेपर में अलग से सेपरेटली, जैसे पेपर 1 का है 50 क्वेश्चन है तो उसमें आपको 40% मार्क्स लाना है क्वालिफाई करने के लिए। और जो पेपर 1 है उसमें पेपर 2 है उसमें भी आपको 40% मार्क्स लाना है क्वालिफाई करने के लिए। तो मैं अगली क्लास में आपसे शेयर करूंगा कि वो कौन कौन सी किताबें हैं
जिसको पढ़ के आप जो है नेट क्वालिफाई कर सकते हैं। मैंने भी नेट जो है क्वालिफाई किया है, 6 दफ़ा क्वालिफाई किया है। और मेरा यह प्रयास रहेगा कि जो भी नोट्स है या फिर जो भी मेरा मैंने सीखा है वो आप लोग के साथ शेयर करता रहूं। तो फिलहाल हमने पिछले क्लासेज में देखा था किस प्रकार से जो है पहले पार्ट में कि जो भी एंशियंट इंडिया में जो भी साक्ष्य हैं, वो साक्ष्य यानी कि जो भी प्रमाण है किस आधार पे हम लोग पढ़ाई करते हैं एंशियंट इंडिया का, उसमें हमने जो है महाभारत, रामायण और वेद वगैरह की भी चर्चा की थी अगले क्लासेज में। और आज हम लोग ये देखेंगे कि महाभारत और रामायण का जो ऐतिहासिक प्रमाण है वो ज़्यादा नहीं है। ऐतिहासिक से ज़्यादा साहित्यिक प्रमाण मिलते हैं। अलग अलग भाषाओं में अलग अलग समय पे महाभारत और रामायण चूँकि इतनी बड़ी गाथा रही है, सब लोगों ने रुचि ली है और अपनी अपनी भाषा में अलग अलग धर्म के लोगों ने इसकी रचना की है। तो वो आज हम लोग देखने को मिलेंगे, जो ज़्यादातर फैक्ट्स ही हैं। और फैक्ट को याद करना कहीं कहीं पे आवश्यक होता है, परंतु ये हम लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि जो है हम फैक्ट को जो याद कर रहे हैं उसको अपने लाइफ से कैसे कनेक्ट करके देखते हैं और उसको याद करते हैं। तो आइए फिर हम देखते हैं आगे कि ये जो है अयोध्या से यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि अयोध्या में जो है वहाँ पे नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर मिला था, जिसे हिंदी में हम लोग उत्तरी कृष्ण मार्जित मृदभांड बोलते हैं, जो 1300 शताब्दी ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व तक अस्तित्व में रहा। तो हम लोग जानते हैं अयोध्या जो है उत्तर प्रदेश में है स्थित, और चूँकि दिल्ली के बहुत ही करीब रहा है, इसीलिए जो महाभारत का अगर घटना बताया जाता है कहीं पे, तो ये बताया जाता है कि वो कहीं ना कहीं अयोध्या से जुड़ा हुआ था। और जो अस्तित्व का प्रमाण था वहाँ से जो चीज़ें प्राप्त हुई हैं, तो कार्बन डेटिंग के माध्यम से, अर्थात एक वैज्ञानिक विधि है जिसके माध्यम से हम लोग जो है प्राचीन समय को की वस्तुओं को हम लोग माप सकते हैं कि उसका उम्र क्या है। तो वो भी वो विधि हम लोग देखेंगे कभी दूसरे क्लासेज में। लेकिन फिलहाल हम लोग के लिए यही है कि जो 600 सालों तक लगभग आप जोड़ सकते हैं कि 600 सालों तक जो संस्कृति चली होगी वो कितनी ज़्यादा विकसित होगी और कितनी ज़्यादा जो है उसका विस्तार हुआ होगा। तो जो ये इसके बारे में कहा जाता है कि महाभारत जो है, यहाँ आप देख सकते हैं कि ये महाभारत का जो घटना है वो उससे हम लोग को क्या मिला है। अ, ये अयोध्या जो है 1300 शताब्दी से 700, और महाभारत का वही जो है प्लेस वो पेंटेड ग्रेवियर्स अर्थात चित्रित धूसर मृत भांड। तो आप देख सकते हैं कि दोनों कल्चर जो है इसका जो है मत्स्य पुराण और वायु पुराण में महाभारत का वर्णन मिलता है महाभारत से संबंधित। और ये कहा जाता है कि वहाँ के जो राजा निचक्षु थे वो हस्तिनापुर से उन्होंने अपने जो है कैपिटल को अर्थात अपनी नगरी को जो उनका राज्य की जो राजधानी थी उसको उन्होंने ट्रांसफ़र किया था हस्तिनापुर से कौशाम्बी तक। तो दोनों को आप देख सकते हैं कि दोनों उत्तर प्रदेश से ही रिलेटेड है, अयोध्या और महाभारत। एक तरफ जहाँ पे 13वीं से 700 शताब्दी ईसा पूर्व में नॉर्दर्न अर्थात उत्तरी कृष्ण मार्जित मृदभाट। तो उत्तरी कृष्ण मार्जित का अर्थ क्या है कि उत्तर साइड में, भारत के उत्तर साइड में, और कृष्ण का अर्थ काला, मार्जित का मतलब लेपा हुआ, और मृदभाट का मतलब जो जिसे हम लोग सुराही कह सकते हैं एक प्रकार से, तो वो प्राप्त हुआ है। तो ये जो संस्कृति अयोध्या में उपजी उसके आसपास ही महाभारत जो है, महाभारत संस्कृति जो है विकसित हुई थी। और महाभारत के बारे में हम लोग जानते हैं कि 1000 शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास रहा है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों किस प्रकार से एक दूसरे से कनेक्टेड है। जो महाभारत और अयोध्या की संस्कृति जो है टोटली डिफरेंट है। और डिफरेंट इस मामले में है कि ये इनकी जो कला है वो डिफरेंट थी, और जो महाभारत की थी वो डिफरेंट थी अपने इससे अगर इससे इसकी अगर तुलना की जाए तो मुख्य बात यही है हम लोग के लिए कि अगर अयोध्या जो है अगर अयोध्या संस्कृति असल में वास्तव में जो है विकसित हुई और वैज्ञानिक विधि से प्रमाणित भी होती है, तो कोई ना कोई एक और संस्कृति भी थी जहाँ पे जिससे जो हम लोग पेंटेड ग्रेवियर चित्रित धूसर मृदभांड हम लोग को मिलता है। तो निष्कर्ष ये निकाला जाना चाहिए कि अगर महाभारत संस्कृति थी ही नहीं तो उससे संबंधित जो जगह था, जो पहले हस्तिनापुर था और बाद में कौशाम्बी हुआ, तो जो वस्तु प्राप्त हुई उस जगह से उत्तर प्रदेश के हस्तिनापुर से कैपिटल हस्तिनापुर जो दिल्ली में थी वह सब फिर कौशाम्बी में चली है, कौशाम्बी जो उत्तर प्रदेश में ही है। तो चूँकि वहाँ पे यमुना में नदी का बाढ़ आया और हस्तिनापुर अस्त व्यस्त तहस नहस हो गया, और वो कौशाम्बी में वो नगरी जो है वो उसकी कैपिटल सिटी को ट्रांसफ़र किया गया।
तो ये निष्कर्ष जो है पूरी तरह से इतिहासकार, कोई भी इतिहासकार नहीं लगा सकता है कि महाभारत हुआ ही नहीं। अगर हुआ ही नहीं तो ये जो वस्तु प्राप्त हुई है जिसे हम लोग PGW बोल रहे हैं, तो वो प्राप्त कैसे हुई, और वो अगर प्राप्त हुई तो जो लोग उसको बनाते थे या फिर जो लोग उस जहाँ पर भी ये चीज़ प्राप्त हुई है उसके आसपास जो भी लोग बसे हुए थे, उनका स्वरूप कैसा था, वो लोग कहाँ से आए थे और वो लोग का क्या योगदान रहा इतिहास में। तो महाभारत अपने आप में पूरी तरह से मिथकीय भी नहीं है, और पूरी तरह से इसे जो है सत्य के आधार पे, कसौटी पे जो है उसे कसा भी नहीं जा सकता, ये कन्फर्म नहीं कहा जा सकता कि हाँ एक ऐतिहासिक घटना ही है। क्योंकि जो यमुना नदी के बाढ़ के कारण जो हस्तिनापुर अस्त व्यस्त हो गई, तहस नहस हो गई, और सारी की सारी जो भी चीज़ें थी वो पानी के नीचे चली गई। तो इस वजह से जो पुरातात्विक सामग्री है, पुरातात्विक अर्थात जो पुराने उस समय के काल के जो भी वस्तुएं थी उसे प्राप्त करना कठिन हो गया। इस वजह से यहाँ के चीज़ों को अध्ययन करना जो है मुश्किल है। और महाभारत को इसीलिए जो है पूरी तरह से ना तो मिथकीय कहा जा सकता है, ना काल्पनिक कहा जा सकता है, ना पूरी तरह से ऐतिहासिक कहा जा सकता है। परंतु ये बहुत ही स्ट्रांग फैक्ट है कि अगर कोई चीज़ था अस्तित्व में, जिसे PGW कहते हैं संस्कृति, और इसका वर्णन मत्स्य पुराण और वायु पुराण में मिलता है, तो कहीं ना कोई चीज़ें जरूर रही होंगी जिसे जो है जिसे पूरी तरह से इनकार नहीं किया जाना चाहिए। और फिर आगे देखते हैं हम लोग कि तारीखें, फिर यहाँ पे इसके पीछे हम लोग जाते हैं, ये फैक्ट देख लेते हैं कि प्राकृत लैंग्वेज में जो है, प्राकृत भाषा थी, प्राकृत भाषा में जो है विमल सूरी के द्वारा एक किताब की रचना की गई थी। विमल सूरी ने कौन सी किताब की रचना की थी? तो पौम चड़ियू, पौम चड़ियू विमल सूरी। तो विमल सूरी के द्वारा पौम चड़ियू नामक किताब की रचना की गई, जो जैन भाषा में अर्थात जैन ग्रंथों में जो है रामायण को लिखा गया, जैनों के द्वारा अपने हिसाब से रामायण की रचना की गई, लिखी गई। तो वो किताब का नाम क्या था? तो पौम चड़ियू। और किसके द्वारा लिखी गई? तो विमल सूरी के द्वारा। तो आप याद रख सकते हैं विमल केसर पान मसाला से, यहाँ पे पौम चड़ियू, चड़ियू का अर्थ चर्या में लाना, अपने हैबिट में लाना। तो यहाँ से आप इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं पौम चड़ियू को, और याद रख सकते हैं। फिर देखते हैं कि पाली लैंग्वेज में जो है वही जैसे मैंने शुरू में कहा कि महाभारत और रामायण को अलग अलग भाषाओं में अलग अलग समय में लोगों ने अपनी 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 भाषा में उसको लिखा, अपने अपने तरीके से लिखा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि पाली लैंग्वेज में जो है दशरथ के द्वारा जो है दशरथ जातक की रचना की गई। और दशरथ, जानते हैं हम लोग कि पाली लैंग्वेज जो है बुद्धिस्ट लोगों के द्वारा ज़्यादा इस्तेमाल की गई। तो ये चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये फैक्ट। और ई राम बत राम, तो यहाँ देख सकते हैं राम, राम से याद रख सकते हैं कामबन, कम्बन, कामबन। तो आप यही याद रख सकते हैं कि काम बन जाता है राम का अगर नाम लेते हैं, तो ऐसे आप ऐसे याद रख सकते हैं। तो इसमें क्या लिखा? तो तमिल, तो मिल गया। कौन सी भाषा में? तमिल भाषा में रामायण लिखी गई। तो काम बना राम, राम करने से, और क्या हुआ वहाँ पे? तो तमिल भाषा में मिले, राम मिले, और राम मिले, काम बना। तो इससे आप ऐसे याद रख सकते हैं। और फिर आगे देखते हैं कि तुलसीदास ने भी रामायण की रचना की, जिसके बारे में हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। तो ये चीज़ फैक्ट है। और 14वीं शताब्दी में वही जैसे तारीख़ फिरोज शाही जो किताब की रचना की गई थी, उसमें भी इंद्रप्रस्थ सिटी के बारे में जो है उसके बारे में चर्चा किया गया था। इंद्रप्रस्थ, तो इंद्रप्रस्थ के बारे में हम लोग जैसे मैंने चर्चा की कि जो है साहित्य में, साहित्यिक ग्रंथों में महाभारत और रामायण से संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं। तो 14वीं शताब्दी में जो किताब लिखी गई तारीख़ फिरोज शाही, वहाँ पे भी जो है इंद्रप्रस्थ की चर्चा की जाती है। इंद्रप्रस्थ जो है राजधानी रही और महाभारत में। और फिर आगे देखते हैं कि जो अबुल फजल है, उन्होंने 16वीं शताब्दी में हुमायूं, ये इस बात की चर्चा की कि वहाँ पे भी इंद्रप्रस्थ नामक कोई सिटी था। तो आप देख सकते हैं कि ये 14वीं शताब्दी में जो है तारीख़ फिरोज शाही की रचना करने वाले व्यक्ति ने जो है इंद्रप्रस्थ के बारे में चर्चा की, और वही बात जो है अबुल फजल ने भी 16वीं शताब्दी में कही। तो चूँकि अबुल फजल तो विजिट करने गए होंगे नहीं, और अगर गए भी होंगे तो उनको जो चीज़ें 2000 साल पहले उनसे बीत चुकी है, उसका क्या उनके पास प्रमाण होगा, क्या वस्तुएं उनको मिली होंगी। तो ये चीज़ अपने आप में प्रश्नवाचक है।
और इस तरह से ये निष्कर्ष लगाया जा सकता है कि जो अबुल फजल ने जो भी बातें लिखी होंगी वो विजिट करके और ढूंढने के बजाय वो जो है ज़्यादातर जो है इससे प्रभावित हुए होंगे तारीख़ फिरोज़शाही से, और ये मान लिया होगा कि हाँ यहाँ पे इंद्रप्रस्थ सिटी था। और ये उन्होंने कहा कि हुमायूं ने भी अपने एक किला का निर्माण वहाँ पे इंद्रप्रस्थ में किया था। तो फिर आगे देखते हैं कि जेल ब्रॉकिंगटन जो है रामायण पे भी रिसर्च करते हैं और कहते हैं कि नहीं, रामायण कुछ था, उसका सांस्कृतिक प्रसार था, उसका कुछ मूल्य था। और वहीं जेम्स फिट्जजेराल्ड ने लिखा कि महाभारत जो है, महाभारत की घटनाएं हुई थी। और ये कहते हैं, ये हम लोग के लिए एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है, ये नाम इम्पोर्टेंट है कि जेम्स फिट्जजेराल्ड ने महाभारत के ऊपर लिखा था। और जेल ब्रॉकिंगटन, तो किंगटन से आप याद रख सकते हैं किंग, और से याद रख सकते हैं किंग से राम, तो राम जो है यहाँ पे किंग है, तो इसे ऐसे याद रख सकते हैं। और जेम्स फिट से आप याद रख सकते हैं, फिट हुआ तो महाभारत, तो यहाँ से भारत से याद रख सकते हैं कि फिट्जजेराल्ड, ये फिट जो हुआ, ये महाभारत जो है, महाभारत कहाँ पे फिट हुआ तो जेम्स के साथ फिट हो गया। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं चीज़ों को। और ये कहा जा सकता है कि जो भी महाभारत और रामायण की वस्तुएं भारत में कहीं से भी प्राप्त हुई और जो भी साहित्यिक प्रमाण रहे हैं, तो सबको जो है अगर ओवरऑल आप अगर एनालिसिस करेंगे, कंक्लूजन निकाला जाए, तो ये कहा जा सकता है कि इतिहास में इसको इपिक जो है, इपिक का नाम दिया गया कि ये एक इपिक है। से महान ग्रंथ आप कह सकते हैं कि जो भी इपिक है भारत में, जो प्राचीन भारत के अध्ययन करने के लिए हम लोग को जो भी साहित्यिक वस्तुएं प्राप्त होती हैं, साहित्यिक स्रोत प्राप्त होता है, तो उसमें सबसे बेहतरीन अगर कोई जिसे महान ग्रंथ की संज्ञा दी गई है, तो वही इसे दो को दिया गया है, रामायण और महाभारत को। तो ये फैक्ट जो है महत्वपूर्ण है, आप इसे स्क्रीनशॉट के तौर पे लेके पढ़ाई कर सकते हैं। परंतु मेरा यह प्रयास हमेशा रहता है कि जो भी चीज़ें मैंने पढ़ाया है उसको जो है आप लोग को कंसोलिडेटेड फॉर्म में PDF के रूप में टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करा सकूं। तो जैसे आप कह सकते हैं कि अगर रामायण और महाभारत की अगर देखा जाए कि क्या जो है इसकी अहमियत है अभी के समय में, तो अभी के समय में हम लोग जानते हैं कि अपनी संस्कृति को बचाए रखने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमेशा कोई ना कोई प्रोग्राम स्पॉन्सरशिप करती रहती है। और आज़ादी के अमृत महोत्सव में आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ने किस प्रकार से जो है रिसर्च और नोवेल लिखने के लिए प्रोत्साहित किया था कि 30 साल के युवा तक को जो है यंग जो है राइटर को उभारने के लिए स्कीम लाया था। तो अगर हम चीज़ों को अब डीप में अध्ययन करते हैं, अगर हमारी रुचि है, तो वो जाया नहीं जाती है, कहीं ना कहीं वो उसका इस्तेमाल ही होगा। और जैसे अभी हाल ही में देख सकते हैं कि रसिया और यूक्रेन वाला जो मामला है, उसमें किस तरह से जो है कितना ज़्यादा जो है अंतर्राष्ट्रीय जो है तूल पकड़ लिया हुआ ये मामला। तो इसका आप जोड़ सकते हैं रामायण और महाभारत से भी, कि महाभारत में जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कौरव और पांडवों वाला जो युद्ध था और अभी रसिया और यूक्रेन वाला, तो आप कह सकते हैं कि आताताई जो है अभी फिलहाल रसिया ही है और जो प्रभावित है वो फिलहाल यूक्रेन है। तो शक्तिशाली होने का अपना एक खूबी है, अपना एक महत्व है, अपना अपना एक जगह है। परंतु इतिहास उसे जस्टिफाई नहीं करता है। और इतिहास जस्टिफाई करने का अर्थ है कि अभी फ़िलहाल रसिया जो भी कर रहा है वो अकेले कर रहा है और उसका सपोर्ट करने वाले बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं, और जो भी करने वाले हैं वो इनडायरेक्टली हैं। तो हमेशा जो है अगर आप पावरफुल होते हुए भी अगर आप जो है ग्रुप नहीं बना पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि लॉन्ग टर्म में जो है आप जो भी एक्शन ले रहे हैं वो आपको वापस जो है घूम फिर के आपको जो है उसका दंड जो है आपको भुगतना होगा। तो महाभारत और रामायण में भी देख सकते हैं किस प्रकार से कौरवों का वर्चस्व रहा, परंतु जो भी सपोर्ट था, जो सपोर्ट रहा, जो भी जस्टिस के लिए फाइट हुआ, तो वो पांडवों की तरफ से हुआ। तो इसमें अगर आप देखें कि युद्ध में अगर दैवीय चीज़ों को हटा दिया जाए तो सिर्फ मानवीय अगर एफर्ट को देखा जाए, तो उसमें जस्टिस वर्सेस इनजस्टिस का जो जो भी युद्ध था, तो उसमें फाइनली जस्टिस का ही जो है विक्ट्री होता है। तो जो प्रभावित हो रहा है यूक्रेन और जो प्रभावित करने वाला है रसिया, तो
एटलीस्ट युद्ध के बाद एक ऐसी जो है कॉमन बफर जोन बनता है जहाँ पे सभी लोग जो है वापस घुल मिल के वापस वहीं से एग्रीमेंट करके फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो अगर जो दो चीज़ें आपस में लड़ रही हैं और दोनों का उद्देश्य है कि एक दूसरे को अस्तित्व में मिटाना नहीं है बल्कि सबजुगेट करना है, दबाना है, तो कहीं ना कहीं जब भी दबाने की बात आएगी तो समझौता होना निश्चित है। युद्ध से पहले ही समझौता, एक मेंटल समझौता हो जाता है कि हमको इतना इस हद तक ये सामने वाले को दबाना है। तो कहीं ना कहीं जो जो भी व्यक्ति दब रहा है उसको फिर से वापस उभरने का मौका मिलता है, जैसे जर्मनी के साथ हुआ था कि 1920 ईस्वी में जो पेरिस की संधि हुई तो उसी के ऊपर जो वर्साई की संधि थोपी गई, तो अपमानजनक, उसके सारा संसाधन उसे छीन लिया गया और बहुत ज़्यादा कर्ज उसके ऊपर लाद दिया गया युद्ध के हार जाने के तौर पे। परंतु वही भावना जो है जर्मनी में उभर के आई, और जो भी भाव उभर के आया उसमें हिटलर का बहुत बड़ा योगदान रहा। और उसने जो है पूरा इनजस्टिस, बाद में तो काफ़ी वो इनजस्ट हो गया, परंतु ये आप कह सकते हैं कि अगर कोई इनजस्टिस कर रहा है तो घूम फिर के जो है वापस उसको कहीं ना कहीं उसको झेलना होगा और वापस उसके आसपास आता है। तो महाभारत में भी यही हुई और बातें हुई और रामायण में भी वही बातें हुई। तो जो आइडिया है प्राचीन भारत से लेके अभी तक के काल का कि जस्टिस वर्सेस जस्टिस, इतिहास के बारे में कहा जाता है कि युद्धों का इतिहास है। तो ये युद्ध से संबंधित जो भी चीज़ें हुई, और सिर्फ इतिहास अपने आप में कहें तो युद्ध नहीं है बल्कि इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, परंतु जो प्रासंगिकता है, जो प्राचीन भारत में जस्टिस वर्सेस इनजस्टिस का जो भाव था जिसकी वजह से तकरार हुआ और युद्ध हुआ, तो कहीं ना कहीं अभी भी प्रासंगिक है। आप देख सकते हैं इस मामले में यूक्रेन और रसिया या फिर अन्य जितने भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लासेस पसंद आ रहे होंगे। तो फिर मैं मिलता हूँ अगली क्लासेस में, तब तक के लिए थैंक यू।